जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो आने वाली मंजिल है, स्पेशली रीट एग्ज़ाम, उसकी मंजिल तक लगातार प्रयासरत है और स्टेप बाय स्टेप हम जो कि ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ चल रही है, ये 30 क्लासेस में 30 नंबर कवर करने की हमारा टारगेट है और आज ये 6ठी क्लास है। दोस्तों, आज का लेसन शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं कि इससे पहले जिन टॉपिक से सवाल बनने की संभावना थी, इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, जो यूनिट फर्स्ट है आपने देखा होगा सिलेबस इसके अंदर आपके ये सिलेबस के अंदर मनोविज्ञान की उत्पत्ति, बाल विकास का अर्थ, परिभाषा, इतिहास, अभिवृद्धि और विकास। तो हमने इस टॉपिक से वीडियो बनाया था एक, तो अभिवृद्धि और विकास को लेकर, ठीक है। इसके बाद में जो आपके गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इसको लेकर एक वीडियो बनाया था दूसरी क्लास। और फिर तीसरा आपके बनाया था दोस्तों जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, एक कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है। इन दोनों में से भी आपके सवाल बनने की बहुत संभावनाएं हैं दोस्तों। और आपके एक था आपके ये वाला टॉपिक, वंशक्रम और वातावरण, यानी कि जिससे सवाल निकल सकता है आपके, उसके लगभग हमने 5 क्लासेस इस यूनिट के करवा दिए। एक मुझे लगता है कि एक वीडियो क्लास और आएगी जिससे सवाल बनने की संभावना है, तो वो हम लास्ट में करेंगे एक बार, और जिससे जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम लेने की कोशिश करेंगे। जैसे आज आपके दूसरी यूनिट हम ले रहे हैं, और दूसरी यूनिट के अंदर जो पहला पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नता वाला टॉपिक। इसमें आपके सबसे पहले हम करेंगे PYQ के भाई इस टॉपिक से कौन कौन से सवाल आए गए हैं, फिर इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर इससे संभावित प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। एक वीडियो बनेगा इसका सिर्फ। और ये जो व्यक्तित्व वाला पार्ट है, व्यक्तित्व वाला पार्ट, इसके अंदर हम एक वीडियो बनेगा इस टॉपिक से अर्थ, परिभाषा और प्रकार को लेकर, और एक दूसरा वीडियो बनेगा इसके मापन विधियों को लेकर, ठीक है। 2 वीडियो ये हो जाएंगे। तीसरा होएगा दोस्तों बुद्धि वाला। बुद्धि में भी 2 वीडियो बनेंगे। एक वीडियो के अंदर अर्थ, अवधारणा, प्रकार, विशेषताएं, कारक, इसको लेंगे, इसके जितने भी PYQ हैं इस टॉपिक से, और फिर संभावित प्रश्न है। फिर दूसरा इसके सिद्धांतों को लेकर वीडियो बनाएंगे, यानी कि टोटल 5 क्लासेस इस दूसरी यूनिट के अंदर होगी। अब आज का लेक्चर शुरू करूँ उससे पहले दोस्तों एक ज़रूरी ऐलान आप समाप्त फरमाएँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी जो कि इंडिया की नंबर 3rd रैंक पर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको फ्री और प्लस वाले कुछ कोर्सेज़ प्रोवाइड करवा रही है। और इसके अंदर आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप कोई फ्री वाला कोर्स जो भी आप अनअकैडमी पर पढ़ रहे हैं, उसमें लिमिटेड सिलेबस आपको करवाया जाता है और लिमिटेड ही प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है। PDF नोट्स भी जो हैं वो बिल्कुल लिमिटेड करवाए जाएंगे, और डाउट क्लियरिंग सेक्शन जो इसमें नहीं होता दोस्तों। लेकिन वहीं पे आप अगर कोई प्लस वाला कोर्स परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको एक तो कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, और अनलिमिटेड आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे, इसमें अनलिमिटेड PDF नोट्स दिए जाएंगे, और रेगुलर डाउट जो क्लियरिंग सेशन होता है एक एजुकेटर और स्टूडेंट के बीच में, वो भी आपको इसमें प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में और भी बहुत से फीचर अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवा रही है। जैसे प्लस वाला फीचर अगर आप परचेज़ करते हैं तो इसके अंदर आपके जो फेवरेट एजुकेटर हैं उससे आप स्टडी कर सकते हैं, और एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो कि बिल्कुल कंप्लीट तौर पर आपको करवाई जाती है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक एजुकेटर और स्टूडेंट के बीच में जो रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है वो इसमें भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। एक्सक्लूसिव कवरेज ऑफ सिलेबस, आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर होगा, और फ्री टेस्ट सर्विस भी इसमें प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो वीकली टेस्ट होता है आपके इसमें, वो भी इसमें मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों ये है आपके, जिसमें मेरा जो बैच शुरू हुआ है फॉर CDP एंड उर्दू लैंग्वेज के लिए, एक कंप्लीट बैच है। आप किसी भी स्टेट के या CTET के टेट एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी पर आप 27 अगस्त से ये बैच शुरू हो चुका है। आप अनअकैडमी की जो CTET या स्टेट कैटेगरी है उसमें आप मुझे इस नाम से सर्च करें, और आराम से उस पर वीडियो लेक्चर चल रही है अभी सीरीज़ उर्दू की, तो उस पर आप स्टडी कर सकते हैं। अगर कोई मेरा साथी MP टेट की तैयारी कर रहा है तो ये जो विद्वान महोदय हैं आपके सामने, इनके नाम और कौन क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा आपके इसमें दे रखा है। 1 सितंबर से ये बैच शुरू हो चुका है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का कोई कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसमें अगर आप मेरा रेफरल कोड MANZIL10, स्पेस नहीं है, ध्यान देना, इसमें स्पेस नहीं है, अगर आप ये मेरा रेफरल कोड ऐड करते हैं
तो आप उस कोर्स की फ़ीस का 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी उस कोर्स की फ़ीस होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था ज़रूरी ऐलान। अब आप आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएँ, जो आपकी दूसरी यूनिट की पहला पार्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताएँ, इसके सबसे पहले हम ये सवाल देख रहे हैं PYQ, यानी कि जो पिछले सालों के अंदर इस टॉपिक से जो भी सवालात पूछे गए हैं, यानी कि हर एग्ज़ाम में इसका एक सवाल तो ज़रूर आता है। तो कौन से सवाल इसमें से पूछे गए हैं? निम्न में से कौन सी व्यू रचना अभिप्रेरित लैंगिक अंतरों को मद्देनज़र रखते हुए लैंगिक समता की भावना के विपरीत है? अब बड़ा टेढ़ा सवाल है, देख लो आप। रीट जो लेवल फर्स्ट है 2012 के अंदर ये पेपर हुआ था, उसमें ये सवाल पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी व्यू रचना अभिप्रेरित लैंगिक अंतरणों को मद्देनज़र रखते हुए लैंगिक समता की भावना के विपरीत है। ये लेवल फर्स्ट 2012 का प्रश्न है। विद्यार्थियों को बताएं कि रूढ़िबद्ध विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं। प्रारंभिक विद्यालय वर्षों में लड़के व लड़कियों में शारीरिक एवं गामक कौशल के विकास की संभाव्य क्षमता समान होती है। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, लड़कों की समस्याओं के समाधान और विषय पर नियंत्रण रखने के लिए इनकी योग्यताओं पर उनका आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। और लड़के व लड़कियों दोनों को कम आक्रामक एवं एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के समत सामाजिक तरीकों को सिखाया जाए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर ऑप्शन, यानी कि व्यू रचना, ऐसी व्यू रचना या अभिप्रेरित लैंगिक अंतरों को मद्देनज़र रखते हुए लैंगिक समानता या समता की भावना के विपरीत कौन सा सेंटेंस है इसमें? तो ये है, लड़कों की समस्याओं के समाधान और विषयों पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यताओं पर उनका आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। ठीक है। दूसरा सवाल इसमें से पूछा गया था कि एक अध्यापक किसी भी एक समूह में, एक अध्यापक, ज़्यादातर दोस्तों इस टॉपिक से जो है वो अप्लाइड क्वेश्चन बनते हैं। अप्लाइड क्वेश्चन समझते हो? एक होता है फैक्चुअल क्वेश्चन, सीधा आपको जैसे डेट पूछ ली, तारीख पूछ ली, सिद्धांत का नाम पूछ लिया। एक होता है अप्लाइड, अगर आपने जब उस टॉपिक को समझ के नहीं किया है तो तब तक आप उस अप्लाइड क्वेश्चन को नहीं कर सकते। एक अध्यापक किसी भी एक समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नता को समझ सकता है। रीट आरटेट लेवल फर्स्ट 2012 का प्रश्न है। एक अध्यापक किसी भी एक समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। आँखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के आधार पर और गैर कार्य के आधार पर। तो इसका राइट आंसर C ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। नेक्स्ट सवाल है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। रीट लेवल फर्स्ट 2015 का प्रश्न है ये। बुद्धि के स्तर में, अभिव्यक्ति में, गतिवाही योग्यता में या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, एक व्यक्तिगत जो भी भेद पाए जाते हैं किसी भी व्यक्ति में, उसके खुद के जो भी व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं वो बुद्धि स्तर में भी पाए जाते हैं, अभिव्यक्ति में भी पाए जाते हैं और गतिवाही योग्यता में भी पाए जाते हैं। इसका मतलब उपरोक्त सभी, ये आपका राइट आंसर है। हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में से पता लगाइए 2 भाषाओं के बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या है? ये रीट लेवल सेकंड 2017 का प्रश्न है दोस्तों, अभी जो पीछे वाली रीट एग्ज़ाम हुई थी। वापस प्रश्न देखो, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में से पता लगाएं 2 भाषाओं के बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या है? एक तो अवधारणा गठन में सुविधा होती है उनको, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा होती है उनको, और संज्ञानात्मक लचीलेपन में भी सुविधा होती है उनको। तो इसका मतलब ये जो तीनों लाभ हैं ये उस 2 भाषा के बोलने की क्षमता वाले बच्चे के लिए तीनों चीज़ें सही है, तीनों ही उसके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये भी दोस्तों रीट लेवल आरटेट लेवल सेकंड 2012 का प्रश्न है, सही नहीं पूछा है। इसके अंदर ध्यान देना, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती, बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के चक्कर खींचकर दिखाने पर ये एक दिशा की ओर झुक जाते हैं और व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशक्रम के कारण होती है। दोस्तों, इसके अंदर आपको बता दूं कि बोनस नंबर दिए गए थे, क्योंकि इसके अंदर 1 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन दोनों ही सही थे। पूछा क्या है आपका इसमें? नहीं पूछा है कि भाई व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है।
तो पहला है, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है, अगर सभी विद्यार्थी या जो भी एक दो विद्यार्थियों में तुलना की जाती है, अगर उनका बुद्धि स्तर बिल्कुल समान है तो उपलब्धि में विभिन्नता कैसे हो सकती है भाई? उपलब्धि में विभिन्नता कैसे हो सकती है? अगर बुद्धि स्तर समान है तो उपलब्धि भी समान होगी ना, तो पहला सेंटेंस तो वैसे भी गलत है। और व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंश कर्म के कारण होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो आपको इसमें नहीं पूछा है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंश कर्म के कारण सही होती है, तो इसका मतलब बोर्ड ने इस दोनों सवालों को सही माना है। तो अगला सवाल है, प्रजागत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता? टेट लेवल सेकंड 2012। प्रजागत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता? एक तो मूल्य व्यवस्था, एक शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण, एक अधिगम की प्रक्रियाएं एवं विभिन्न व्यवस्थाएं, और चौथा बुद्धि। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बुद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुद्धि हो जाएगा। प्रजागत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित हो सकता है? तो बुद्धि साबित हो सकती है। ठीक है, अगला सवाल, मेरिडिये के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवार के बालक डैश 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 होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। रीट लेवल सेकंड 2015 का प्रश्न है। कम स्वस्थ एवं विकसित बच्चे, यानी सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक क्या होते हैं जो कैसे होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं? तो दूसरा ऑप्शन था अधिक स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित, स्वस्थ नहीं पर विकसित। तो इसका मतलब मेरिडिये के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि जो सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक जो अधिक स्वस्थ एवं विकसित रहते हैं या होते हैं वो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, टेट लेवल लेवल 2 2015 का प्रश्न है। व्यक्तिगत भेद में हम क्या पाते हैं? ये सवाल अच्छा लगा मुझे। विचलनशीलता, प्रतिमानता और दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत भेद में किसी भी व्यक्ति के अंदर हम देख सकते हैं कि विचलनशीलता और प्रतिमानता, ये दोनों ही जो है वो भेद हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये था। एक सवाल और है, दो सवाल और हैं, देख लेते हैं अपन इनको भी। व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? रीट आपके लेवल सेकंड 2017 का प्रश्न है ये। योग्यता समूह में विभक्त करना, पाठ्यचर्या को समायोजित करना, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना और शिक्षण विधियों को समायोजित करना। आपको पूछा क्या है? नहीं पूछा है। तो ये जो तीनों बातें हैं, ये वाली, ये तो तीनों है। बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, ये इसमें नहीं आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। फिर सवाल है, प्रजातिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित हो सकता है? इस सवाल को कर लिया हमने। राइट आंसर इसका बुद्धि था। अब व्यक्तिगत विभिन्नता के समझने के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसकी स्लाइड पर चलते हैं। दोस्तों अभी ये जो आपके बता दो, ये यूनिट 3 नहीं है, अब सिलेबस चेंज हो गया था ना। ये व्यक्तिगत विभिन्नता वाला जो टॉपिक है आपके यूनिट 2 का टॉपिक है। तो समझते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कहानी है पूरी इसकी। विभिन्न शारीरिक, मानसिक एवं भौतिक कारकों के कारण एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से असमानता व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। यानी कि शारीरिक, मानसिक और भौतिक कारकों के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता मात्रात्मक, संख्यात्मक होती है, न कि गुणात्मक। ठीक है, विशेषताओं में आपको इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। जेम्स ड्रोवर महोदय लिखते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितना विभिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। बात एक ही है, व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर कोई व्यक्ति अगर अपने समूह से, जितना भी उसका समूह होता है, उस समूह में शारीरिक तथा मानसिक गुणों में औसत से जितना अधिक विभिन्न होगा वही उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। स्केनर महोदय कहते हैं, मापन किया जाने वाला प्रत्येक पहलू या पक्ष व्यक्तिगत विभिन्नता का अंग है। स्केनर महोदय, ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं दोस्तों। मापन किया जाने वाला, स्केनर। अब मापन से आप याद रख लेना, स्केल। स्केल क्या काम आती है? मापने के काम आती है स्केल। तो मापने का जो यहाँ पे मापन से स्केल, स्केल से स्कैनर याद रख लेना ना। ठीक है,
व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रथम अध्ययनकर्ता कौन है दोस्तों? तो गाल्टन। ठीक है, इनकी पुस्तक थी 1869, जिनका नाम था पुस्तक का हेरिडेटरी जीनियस। ये याद कर लेना दोस्तों, ये याद कर लेना। पुस्तक का नाम है हेरिडेटरी, HERADATRY जीनियस। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रथम अध्ययनकर्ता कौन है? गाल्टन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का आधुनिक या सर्वाधिक जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन है वो किसने किया था? भाई सर्वप्रथम अध्ययनकर्ता तो गाल्टन है। ठीक है, लेकिन जो आधुनिक और सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक अध्ययनकर्ता कौन है? एडलर है। कौन है? एडलर। ठीक है भाई, आधुनिक में ए आ रहा है, एडलर में भी ए आ रहा है, इस तरीके से आप याद रख लेना है ना। तो व्यक्तिगत विभिन्नता बौद्धिक, शारीरिक, व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता होती है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता एक व्यक्ति के अंदर बुद्धि को लेकर, शारीरिक को लेकर और व्यक्तित्व को लेकर, इन सब में जो भी संबंध होता है इसकी भिन्नता होती है। क्या होती है? व्यक्तिगत विभिन्नता। अब व्यक्तिगत विभिन्नता के मोटा मोटी तौर पर अगर हम देखें तो ये कारण हो सकते हैं। एक तो देखें आनुवंशिकता, पर्यावरण, समाज, आयु, बुद्धि, आर्थिक स्थिति, लिंग भेद, शारीरिक संरचना। हर बालक की ग्रहण शक्ति अलग अलग होती है। परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, संवेगों का प्रभाव, शिक्षा एवं आर्थिक दशा। व्यक्तिगत विभिन्नता के जो प्रकार हैं मोटा मोटी तौर पर क्या हैं, एक बार देख लेते हैं अपन। विशिष्ट बालक होते हैं। विशिष्ट बालक के अंदर कौन कौन से बालक आएंगे? एक तो प्रतिभाशाली बालक आएंगे, एक मंदबुद्धि वाले बालक आएंगे, एक दिव्यांग बालक आएंगे और एक अधिगम निर्योग्यता वाले बालक आएंगे। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता में जो विशिष्ट बालक होते हैं, एक तो विशिष्ट बालकों के अंदर ये बालक आएंगे और फिर कुछ पिछड़े बालक भी आते हैं, कुछ अलाभान्वित बालक जो सुविधा से वंचित बालक होते हैं, और कुछ सृजनात्मक बालक और कुल बाल अपराधी बालक। और याद रखें, ये सवाल पूछा गया है कि भाई जो व्यक्तिगत विभिन्नता का जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है। एक तो संज्ञानात्मक क्षेत्र आता है इसमें, एक भावात्मक क्षेत्र आता है और एक क्रियात्मक। संज्ञान में वही बुद्धि, चिंतन और जो भी आपके सृजनात्मक चीज़ें जो होती है जिसमें मस्तिष्क या बुद्धि इस्तेमाल होती है वो संज्ञान में आती है। भावात्मक के अंदर वृत्ति, क्षमता, रुचि, संवेग, ठीक है, अभियोग्यता, ये सब इसमें आएंगी। और क्रियात्मक में शारीरिक क्रिया है, सहन शक्ति है, मांसपेशियाँ, ये सब क्रियात्मक क्षेत्र में आएंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता है तो शिक्षा, इसके अंदर जो भी बालक इस तरीके से ग्रसित है, चाहे वो विशिष्ट प्रकार का बालक हो, लाभान्वित बालक हो, उसके लिए क्या शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए? हमें समावेशी शिक्षा पर बल देना चाहिए, भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए, भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए और रुचियों पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। व्यक्तिगत या शैक्षिक या व्यावसायिक निर्देशन, यानी कि अगर हम संभावित वक्र देखें तो इसको थोड़ा सा, इस वक्र को आप देखिए कि जैसे यहाँ पर ये 50% की डंडी है। ठीक है, अब 50% बालक सामान्य हैं और 50% जो बालक है वो सामान्य से नीचे आएंगे। कौन कौन से? जैसे देखो, सामान्य जो बालक होते हैं उसमें से अगर कोई 16% बालक जो है वो सामान्य से उच्च होते हैं और प्रखर बुद्धि वाले वो 7% होते हैं और प्रतिभाशाली बालक जो है वो 2% होते हैं। ठीक है, और भाई सामान्य से अगर निम्न है बालक है वो कितने होते हैं? 16% होते हैं। मंद बुद्धि वाले बालक कितने होते हैं? 7% होते हैं। और जड़ बुद्धि वाले बालक कितने होते हैं? 2% होते हैं। ठीक है, तो अगर ये देखो, एक बालक के अंदर या एक औसत जो एवरेज जो 50% है, अब इन 50 के बाद में 16 और 7 कितने हो गए आपके? 23 और 2 25% ये हो गए। ठीक है, और 25% ये हो गए, तो 50% ये दोनों साइड में हो गए और सामान्य कितना? 50%, 100% हो गया ये डिवाइड। तो इसमें 16% देखो, वापस एक बार देख लो, 16% सामान्य से भी उच्च होते हैं, जिनको आप प्रतिभाशाली से थोड़ा सा नीचे की श्रेणी में आप रख सकते हैं। 7% प्रखर और 2% प्रतिभाशाली बालक होते हैं। इसी के उल्टा, प्रतिभाशाली के उल्टा 2% जैसे प्रतिभाशाली है, 2% जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं। 7% प्रखर बुद्धि वाले बालक हैं तो 7% मंद बुद्धि वाले बालक भी पाए जाएंगे। सामान्य से जो उच्च हैं वो 16% है,
सामान्य से जो निम्न है वो भी 16% है। ठीक है, चलिए फिर आता है व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी है। इसमें से दोस्तों सवाल बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो एक तो सबसे पहले आता है डाल्टन विधि। तो इसके जो जनक है वो है मिस हेलन पारखस्ट। मिस हेलन पारखस्ट। ये विधि पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी होती है भाई। और इसमें क्या होता है, इसमें साप्ताहिक आधार पर पाठ्य योजना निर्मित की जाती है और आपके बालक स्वेच्छा से अधिगम करता है, स्वाध्याय से सीखता है और शिक्षक की जो भूमिका होती है वो एक निर्देशक के रूप में होती है। डाल्टन विधि के अंदर, डाल्टन विधि के अंदर शिक्षक की भूमिका एक निर्देशक के रूप में होती है। बालक स्वेच्छा से सीखता है, ठीक है, और स्वाध्याय से सीखता है। इसकी जो जनक है कौन से हैं, मिस हेलन पारखस्ट। मिस हेलन पारखस्ट, ठीक है। फिर आता है आपके विनेटिका योजना। विनेटिका योजना, इसके जो जनक हैं वो है कार्लटन वाशबर्न। कार्लटन वाशबर्न। विनेटिका से वाशबर्न याद रख लेना आप। विनेटिका का वी और वाशबर्न का वे। तो विनेटिका वाशबर्न, विनेटिका वाशबर्न, विनेटिका वाशबर्न, इस तरीके से आप इसको थोड़ा अपने दिमाग में एडजस्ट कर लेना। ये विधि भी पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी है। इसमें आंतरिक मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। और इस विधि के अंदर विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है और करने की जो पूर्ण स्वतंत्रता भी इसमें होती है एक बालक को। इससे अलग क्या है, इसके अंदर तो बालक खुद ही काम करता है और शिक्षक की भूमिका सिर्फ निर्देशक के रूप में होती है। इसमें बालक विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है और फिर उसी से सीखता है। तो विनेटिका टिकिया होती है ना, टिकिया इस तरीके से छोटी छोटी गोल वाली टिकिया, तो इनको अलग अलग करके फिर वो बनाया जाता है। इससे हिसाब से अपने दिमाग में सेट कर लो। योजना विधि, प्रोजेक्ट विधि, जिसको सभी जानते हैं किलपेट्रिक, प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है। ध्यान देना, वो ऊपर वाली दोनों जो विनेटिका और डाल्टन विधि जो है वो पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी है और ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है। इसमें क्रियाशीलता, सामाजिकता, रचनात्मकता एवं उपयोगिता के आधार पर शिक्षण प्रदान किया जाता है। छात्रों की रुचि के अनुसार योजना बनाई जाती है। प्रत्येक छात्र को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसे छात्र को सही समय पर पूरा करना होता है, ठीक है। अब प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है तो इसमें क्रियाशीलता, सामाजिकता, रचनात्मकता और उपयोगिता के आधार पर जाहिर सी बात है शिक्षण प्रदान किया जाएगा और छात्रों की रुचि के अनुसार योजना बनाई जाएगी। भाई प्रतिभाशाली बालक है तो उसकी रुचि के अनुसार तो आपके योजना बनाई जाएगी और प्रत्येक छात्र को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसे छात्र को सही समय पर पूरा करना होता है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि, जिसके जनक हैं एलेक्स आसबर्न। ये सृजनशील जो सृजनात्मक बालक है उसके लिए उपयोगी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कौशल, खोज या समस्या समाधान आदि पर बल दिया जाता है, ठीक है। समस्या समाधान, कौशल या खोज, मस्तिष्क उद्वेलन विधि। फिर आता है आपके अनुसंधान या खोज विधि, जिसके जनक हैं प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। खोज विधि, ह्यूरिस्टिक भी बोलते हैं इसको। ये प्रतिभाशाली और सृजनशील बालक दोनों के लिए उपयोगी है। ये विद्यार्थी इसमें स्वयं खोज करके सीखता है। इसका उपयोग जो है वो विज्ञान और अनुसंधान के लिए होता है। और जो प्रेक्षित विधि है वो किसकी है, वो डेजी मॉर्गन। प्रेक्षित विधि किसकी है, डेजी मॉर्गन। अभिकर्मित अनुदेशन विधि या रेखीय विधि भी इसका दूसरा नाम है, ये किसकी है, स्कैनर की है। और शाखीय विधि ये क्राउडर की है। और मैथमेटिक्स विधि गिलबर्ट की है। तो दोस्तों इसमें से जो सवाल पूछेगा वो मिलान वाला पूछ सकता है आपके। इधर विधि आपके ये जो जनक है इनका नाम दे देगा, इधर विधियों के नाम दे देगा और पूछेगा इनमें से सही आपके उत्तर नहीं है। 3 इसमें से आपके सही होंगे, एक आपको गलत छांटने के लिए वो बोलेगा। तो बहुत ध्यान से समझना है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि एलेक्स आसबर्न की, जो कि सृजनशील बालक के लिए है। अनुसंधान या खोज विधि आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये जो है वो सृजनशील और प्रतिभाशाली बालक दोनों के लिए उपयोगी है। फिर है आपके डेजी मॉर्गन पर्यवेक्षित विधि। और फिर है अभिकर्मित अनुदेशन विधि, जिसको रेखीय विधि भी कहते हैं, स्कैनर महोदय हैं इसके जनक। और शास्त्रीय विधि इसके क्राउडर हैं। मैथमेटिक्स विधि गिलबर्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कुछ और व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। स्कैनर महोदय कहते हैं कि भाई व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत व्यक्ति के समस्त पहलू आ जाते हैं जिनका मापन और मूल्यांकन किया जाता है। वापस स्केल से इसका मापन वर्ड याद कर लेना, स्केल से स्किन। स्कैनर द्वारा बताई गई व्यक्तिगत विभिन्नता की जो विशेषता है वो क्या क्या है, एक बार देख लेते हैं अपन। विचलनशीलता या विभिन्नता, किसी भी बालक के अंदर जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, स्कैनर ने कौन कौन सी विभिन्नता पाई जाती है उसकी विशेषता बताइए। यहाँ पर पहली विशेषता है वो उस बालक में विचलनशीलता या विभिन्नता पाई जाएगी। जैसे किसी भी व्यक्ति में कोई दो शील गुण समान नहीं होते, अर्थात शील गुणों में विभिन्नता पाई जाएगी। शील गुण होते हैं ना, आपके व्यक्तित्व के पाठ पढ़ेंगे तब उसमें। पर सामान्यता या प्रतिमानता, व्यक्तियों के किसी समूह को यदि शील गुणों के आधार पर मापा जाए तो बहुत ही कम व्यक्तियों में शील गुणों की मात्रा अधिक या कम होती है तथा अधिकांश व्यक्तियों में शील गुणों की मात्रा सामान्य होती है। वृद्धि को विभेदीय दर, वृद्धि की विभेदीय दर, ठीक है, सॉरी बुद्धि की विभेदीय दर, बुद्धि है ये नाम, यहाँ पर ध्यान देना, बुद्धि की विभेदीय दर, यानी कि बुद्धि को लेकर भी बालक में विभेद होता है। तो यहाँ पर दोस्तों शारीरिक बुद्धि में विभिन्नता पाई जाती है। शारीरिक बुद्धि के अंदर, सॉरी बुद्धि नहीं है ये, वर्दी नाम है, वर्दी की विभेदीय दर, वर्दी है ये, यानी कि बालक के शरीर के अंदर जो वर्दी होती है वो भी अलग अलग बालकों में भिन्न भिन्न पाई जाती है, वर्दी है, सॉरी ध्यान देना। फिर है सीखने की विभेदीय दर, सीखने की क्षमता में भी विभिन्नता पाई जाती है प्रत्येक बालक के अंदर। शील गुणों का परस्पर संबंध, एक शील गुण का दूसरे शील गुण को प्रभावित करता है और वंशक्रम में वातावरण का प्रभाव, इनके कारण भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार कौन कौन से हैं अगर हम मोटा मोटी तौर पर देखें तो शारीरिक स्तर पर आधारित भिन्नता होती है, बुद्धि स्तर पर होती है, उपलब्धि में भिन्नता होती है, व्यक्तित्व में भिन्नता होती है और गत्यात्मक योग्यताओं में भी भिन्नता होती है। संवेगात्मक भिन्नता यानी कि उचित व्यक्तित्व होता है और संवेगी स्तर का, और रुचि में भी भिन्नता होती है। अभिरुचि, अभिक्षमता, अभियोग्यता में भी भिन्नता होती है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर। अभिवृत्ति और मनोवृत्ति के अंदर भी भिन्नता होती है। और व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक अगर हम देखें तो जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, वंशक्रम वातावरण, लिंग भेद वातावरण, जन्म क्रम वातावरण, शिक्षा का वातावरण, जाति एवं देश का वातावरण, ठीक है। अब देखिए आप विविध अधिकतमकर्ता या विशिष्ट बालक या असाधारण बालक। मनोवैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है और अर्थात वे बालक जो औसत दर्जे के बालकों से भिन्न होते हैं विशिष्ट बालक कहलाते हैं। ऐसे बालक सामान्य बालकों से या तो बहुत आगे निकल जाते हैं या फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। विशिष्ट बालकों के प्रकार, ये आगे हम इसका डिस्कस करेंगे। और भी इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता की जो कुछ एक दो विधियाँ हैं जो छूट गई है, मैं यहाँ पर आपके सामने जिक्र कर दूँ। एक था अपने डेक्रोली विधि। डेक्रोली विधि यानी कि जो रुचि, क्षमता, वातावरण के अनुसार छात्रों को जो शिक्षा दी जाती है, इसके जो जनक है, प्रतिपादक है, वो है ओविड डेक्रोली। डेक्रोली से डेक्रोली याद रह जाएगा आपको। संगीत व खेल के माध्यम से इसमें शिक्षा दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये लाइन। संगीत और खेल के माध्यम से शिक्षा देने वाली विधि कौन सी है? डेक्रोली। अब देखो, संगीत और खेल के माध्यम से, इन दोनों में संगीत हो चाहे खेल का आयोजन करवाते हो, चाहे संगीत का कोई प्रोग्राम करवाना हो चाहे खेल का आयोजन कराना हो, तो डेकोरेली से आप डेकोरेशन याद कर लेना। डेकोरेशन भाई, अगर संगीत का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करोगे तो उसमें चारों तरफ लाइटों का और का मंच का इनके अंदर आपको डेकोरेशन करना पड़ेगा। तो डेकोरेशन से डेकोरेली आपको याद रह जाएगा। और ये संगीत और खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है ये दोस्तों। तो डेकोरेली विधि याद रह जाएगा भाई। जनक तो इसमें आसानी से याद हो ही जाएगा आपको, डेकोरेली नाम आ रहा है इसमें। अभिकर्मित अनुदेशन विधि जो कि स्कैनर महोदय की है, इस प्रणाली में विनेटिका प्रणाली जिसमें टुकड़े टुकड़े करके, यानी कि जो आपके टीका खाइए ना, टिकिया टुकड़े करके इस तरीके से, इस प्रणाली में विनेटिका प्रणाली के ही समान छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं जिन्हें प्रोग्राम कहा जाता है। एक प्रोग्राम समाप्त होने पर दूसरा प्रोग्राम दिया जाता है। जो विद्यार्थी प्रथम प्रयास में प्रोग्राम नहीं सीख पाता है उसे फीडबैक दिया भी जाता है। और ये विधि स्वाध्याय मूल्यांकन पर भी आधारित होती है। शिक्षक की ज़्यादातर आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती। जो सीख जाता है उसे पुनर्बलन दिया जाता है और छात्रों को निर्धारित समय सीमा में
सारे प्रोग्राम करने होते हैं, ठीक है। और फिर आखिरी है आपके इसमें किंडरगार्टन विधि, जिसके जनक जो हैं प्रतिपादक जो हैं वो फ्रोबेल है जर्मनी के। ये 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ही उपयोगी है। फ्रोबेल लिखते हैं कि विद्यालय एक बगीचे के समान है जिसमें शिक्षक का स्थान माली व बालक पौधे के समान है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा, ये कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछी गई है। ये फ्रोबेल महोदय हैं, ये लिखते हैं बगीचा, बगीचे से गार्डन आप याद रख लेना, यहाँ पर बगीचा नाम आ रहा है। और खेल के द्वारा सीखना, इस विधि का दूसरा नाम क्या है? खेल के द्वारा सीखना। चलिए, तो हमने व्यक्तिगत विभिन्नता वाले टॉपिक के PYQ देख लिए, इसका कॉन्सेप्ट देख लिया। अब हम इसके संभावित प्रश्न करते हैं। पहला सवाल है आपके, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से शारीरिक, संवेगात्मक और मानसिक रूप से भिन्न होना क्या कहलाता है? जातिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता या वंशानुगत विभिन्नता या सभी? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से शारीरिक, संवेगात्मक और मानसिक रूप से भिन्न होना। दोस्तों ये व्यक्तिगत विभिन्नता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल है, व्यक्तिगत विभिन्नता की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? सबसे पहला प्रयास गाल्टन ने, ध्यान देना। और आधुनिक वाला जो नाम था वो ध्यान रखना आप, ठीक है। किसी व्यक्ति में शारीरिक विभिन्नता व बुद्धि में विभिन्नता है तो ये किस प्रकार की विभिन्नता है? सवाल देखो आप, किसी व्यक्ति में शारीरिक विभिन्नता व बुद्धि में विभिन्नता है तो ये किस प्रकार की विभिन्नता है? मनोवैज्ञानिक विभिन्नता, शारीरिक विभिन्नता, भौतिक विभिन्नता या सभी? अब सिर्फ ओनली फॉर शारीरिक विभिन्नता और बुद्धि की विभिन्नता पूछ रहा है यहाँ पर, तो दोस्तों ये भौतिक विभिन्नता के पार्ट आएंगे यहाँ पर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शारीरिक नाम आती है, आप शारीरिक पे टिक मत कर देना दोस्तों। अगला सवाल है, किसी व्यक्ति में रुचि, अभिवृत्ति व मूल्यों से संबंधित भिन्नता कैसी भिन्नता है? किसी व्यक्ति में रुचि, अभिवृत्ति और मूल्य इनसे संबंधित भिन्नता है तो ये कैसी भिन्नता है दोस्तों? ये मनोवैज्ञानिक भिन्नता है। अगर शारीरिक और बुद्धि है तो भौतिक है, शारीरिक और बुद्धि है तो भौतिक है। और अगर रुचि, अभिवृत्ति और मूल्यों से संबंधित भिन्नता है तो ये मनोवैज्ञानिक है। यहीं पे दोस्तों इसमें से सवाल बनने की संभावना, इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे क्लियर करो कि भाई अगर शरीर से और बुद्धि से संबंधित है तो भौतिक विभिन्नता है, और अगर रुचि, अभिवृत्ति और मूल्यों से संबंधित है तो मनोवैज्ञानिक है। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में या सभी में? अब प्रत्येक व्यक्ति में, ये तो आप सभी जानते हैं कि बुद्धि अलग अलग होती है, बुद्धि में भी भिन्नता पाई जाती है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। अभिवृत्ति यानी कि उसके नज़रिए में भी आपके भेद पाए जाएंगे। गतिवाही योग्यता मतलब गामा या शारीरिक, आपके इसमें भी इसमें भिन्नता पाई जाती है। अगला सवाल है, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक होते हैं सामाजिक, आर्थिक, संवेगात्मक, व्यक्तिगत और वंशागत एवं वातावरणीय, वंशागत एवं आर्थिक। चारों ऑप्शन देख लो एक बार दोबारा, सामाजिक, आर्थिक, संवेगात्मक, व्यक्तिगत, वंशागत एवं वातावरणीय, वंशागत एवं आर्थिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यक्तिगत विभिन्नता के जो कारक होते हैं वो होते हैं वंशागत और वातावरणीय। किसी भी व्यक्ति की विभिन्नता के जो कारक हैं वंशागत और वातावरण, वंशागत और वातावरण, ये दोनों हमने अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें था इसमें ये आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़के मारपीट, झगड़ा, खेलकूद अधिक पसंद करते हैं जबकि लड़कियां वस्त्र पहनने, गुड़िया खेलने तथा घरों के काम में ध्यान लगाती है। ये विभेद क्या कहलाता है? सीखने में भेद है उनके, या योग्यता संबंधी भेद है, या नन है, या रुचि संबंधी भेद है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ये अप्लाइड क्वेश्चन है ये, और इसी तरह के सवाल बनने की बहुत ज़्यादा संभावना धीरे धीरे कॉम्पिटिशनों में बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों ये एक रुचि का पार्ट है भाई, लड़के इनकी ये रुचियाँ होती है कि भाई झगड़े, खेलकूद इसमें ज़्यादा वो रुचि रखते हैं। लड़कियां जो है वो सिर्फ बेचारी वस्त्र पहनने में इनका शौक़ होता है, गुड़िया से खेलने में, घरों के काम करने में। तो इसका ये रुचि संबंधी भेद होगा दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है छात्रों के वर्गीकरण में, शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन में, शिक्षण विधि के चयन में और सभी?
दोस्तों अगर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को ये सभी सहायता मिलती है। अगर व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, प्रत्येक बालक के अंदर अलग अलग विभिन्नताएं हैं, तो एक तो छात्रों का वर्गीकरण आसान हो जाएगा, एक शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन में सहायता मिलती है, और किस स्तर का बालक है उसमें शिक्षण विधि का प्रयोग भी उसका आसानी से वो चुन सकता है वो। अगला सवाल है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए भाई? बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए अत्यंत सरल, क्षमता के अनुकूल और रुचियों के अनुकूल, बी व सी दोनों। बहुत अच्छा सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। क्षमता के अनुकूल होना चाहिए बिल्कुल, और रुचियों के अनुकूल भी होना चाहिए। दोनों ऑप्शन सही है इसमें। फिर अगला सवाल है, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने का दावा करने वाली पद्धति है। छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने का दावा करने वाली पद्धति कौन सी है भाई? प्रोजेक्ट विधि। कौन सी है? प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप प्राथमिक विद्यालय में अकेले अध्यापक हैं। आप कक्षाओं को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? प्राथमिक विद्यालय में सिर्फ अकेले अध्यापक हैं, आप कक्षाओं में पढ़ाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? दोस्तों इसका राइट आंसर है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। अभिक्रमित अनुदेशन विधि। अभिक्रमित अनुदेशन विधि। ठीक है, अब क्या है अभिक्रमित अनुदेशन विधि? तो अभी जब हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपने अभी इस वीडियो के अंदर जो पीछे वाली स्लाइड थी उसके अंदर इसके बारे में बताया गया है। अभिक्रमित 100 अध्याय विधि के जनक कौन से हैं भाई? जिसमें बालक की योग्यता का मापन किया जाता है। ठीक है ना, तो उसके मैंने बोला था ना, मापन से नाम याद रख लेना आप। स्केल से स्कैनर आपको याद हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? उपलब्धि, व्यक्तित्व, अभिरुचि, सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की जो विभिन्नताएं हैं उसके ये विभिन्न क्षेत्र होते हैं। सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह होती है जो विद्यालय पर आधारित हो, समाज पर आधारित हो, विद्यार्थी पर आधारित हो और सभी। इसका राइट आंसर होता है दोस्तों विद्यार्थी पर आधारित। ठीक है, स्वतंत्र चिंतन का विकास नहीं करती। व्याख्यान विधि है जो स्वतंत्र चिंतन का विकास नहीं करती। आगे बढ़ते हैं। अभिक्रमित अनुदेशक है। अभिक्रमित अनुदेशन क्या है भाई? कर्मशः भ्रमण प्रकृति और प्रशिक्षणार्थ प्रदत्त प्रवृत्ति, शिक्षक निर्देशित प्रवृत्ति, स्वाध्याय प्रवृत्ति। तो अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो क्या है दोस्तों? स्वाध्याय प्रवृत्ति है। अभिक्रमित अनुदेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? करके सीखने का उद्देश्य, स्वयं मूल्यांकन का उद्देश्य, स्वगति का उद्देश्य। इसका मतलब ये सभी बातें जो है वो सही है। अभिक्रमित अनुदेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? करके सीखने का उद्देश्य, और स्वगति पर भी ये बल देती है, और स्वयं मूल्यांकन का उद्देश्य भी इसमें रहता है। अगला सवाल है, अपने विद्यार्थियों को समझाने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किसकी? बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझाने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, और सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों बातें इसमें सही है। सत्तावादी स्तर, सत्तावादी स्तर यानी कि ऑथोरिटेरियन लेवल टीचिंग, ये क्या है? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, अनुभव केंद्रित। दोस्तों ये सत्तावादी स्तर, इसका जो राइट आंसर होगा वो शिक्षक केंद्रित होता है। जो सत्तावादी मतलब अगर आप शिक्षण के अंदर अगर देखा जाए तो जो सत्ता होती है वो शिक्षक के पास होती है। ठीक है, शिक्षण। अगला सवाल है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखता है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न भिन्न तरीक़ों से सीखते हैं। कहने का मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण क्यों है भाई? क्योंकि बच्चों के विकास की जो दर है वो भिन्न भिन्न होती है और वो भिन्न भिन्न तरीक़ों से सीखते हैं। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं।
अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या पूछा है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करवाना चाहिए बालकों को। 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर आता है, यदि आपकी कक्षा में अधिकांश छात्र कमज़ोर हैं तो आपको क्या चाहिए भाई, अगर आपकी कक्षा में छात्र कमज़ोर हैं तो बिल्कुल अप्लाइड क्वेश्चन ही बनेगा दोस्तों। मैं आप लिख के ले लेना इस टॉपिक से, सिर्फ़ और सिर्फ अप्लाइड क्वेश्चन। बुद्धिमान छात्रों के बारे में परवाह नहीं करना, पढ़ाने की गति को तेज़ रखें ताकि छात्रों का अवबोध स्तर बढ़ सके, अपने शिक्षण की गति को धीमा रखें, अपने होशियार बुद्धिमान विद्यार्थियों को अतिरिक्त मार्गदर्शन देना होगा तथा अपने शिक्षण को धीमा रखना होगा, तभी जाकर आपकी जो कक्षा में अधिकांश बच्चे जो कमज़ोर हैं उसका भला कर सकते हैं। 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सकारात्मक कक्षा वातावरण के निर्माण की जिम्मेदारी किसकी है भाई, अगर कक्षा को सकारात्मक वातावरण प्रदान करना है तो ये जिम्मेदारी दोस्तों अध्यापक की है, ना कि विद्यालय की, ना समाज की, ना प्रधानाचार्य की। किसकी जिम्मेदारी है, हेल्दी इन्वायरमेंट अगर क्लास में बनाना है तो इसकी जिम्मेदारी एक टीचर पे है। अगला सवाल, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्न में से सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए, किसका, विषय वस्तु का, विद्यार्थियों की आयु का, व्यक्तिगत विभिन्नता का और विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। अध्यापन के समय पूछ रहा है सिर्फ, अगर कोई शिक्षक अध्यापन करा रहा है तो उस वक्त उस सबसे ज़्यादा शिक्षक को क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, ना कि विषय वस्तु, ना विद्यार्थी की आयु, ना विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। भाई कोई बालक किस लेवल तक सीख रहा है, उसमें क्या भिन्नता है, किस तरह की भिन्न बालक को किस तरीके से सिखाया जाना चाहिए, ये चीज़ें उसके ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने के लिए कौन सी विधि नहीं है, अगर व्यक्तिगत विभिन्नता आप किसी बालक की या किसी छात्र की जानना चाहते हैं तो कौन सी विधि नहीं है भाई। बुद्धि परीक्षण से आप व्यक्तिगत विभिन्नता का मापन कर सकते हैं, व्यक्ति इतिहास विधि से आप व्यक्तिगत विभिन्नता को माप सकते हैं, व्यक्तिगत परीक्षण करके आप विभिन्नता माप सकते हैं, लेकिन अंतर्दर्शन विधि, ये विधि ऐसी है दोस्तों जिससे आप व्यक्तिगत विभिन्नता को जान नहीं सकते। अंतर्दर्शन विधि, ठीक है। अब उसके अंदर क्या चल रहा है ये अपन कैसे जानेंगे, ठीक है, अंतर्दर्शन विधि। आखिरी सवाल इसका, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती। दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती, पाठ्यचर्या को समायोजित करना ये बिल्कुल आशा की जा सकती है, योग्यता के अनुसार समूह में विभक्त करना ये भी आशा की जा सकती है, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, इसको एक बार रखते हैं, शिक्षण विधियों को समायोजित करना ये भी आशा की जा सकती है, लेकिन स्वाध्याय के लिए बालक को छोड़ देना या बच्चों को छोड़ देना ये दोस्तों आशा नहीं की जा सकती। इसका मतलब आपके सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का कंटेंट आपके व्यक्तिगत विभिन्नता को लेकर, और निश्चित रूप से दोस्तों एक सवाल लिख के ले लेना, अप्लाइड क्वेश्चन बनेगा जो अभी हमने सॉल्व किया ना इसी पैटर्न पे, इस टॉपिक से, तो गलती मत कर लेना दोस्तों। मैं देख रहा हूँ कि इस कंटेंट को बहुत से स्टूडेंट हल्के में ले रहे हैं, उनको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि ये सवाल कैसे ढूंढ कर कहाँ से बनाए हैं मैंने, किन किन विद्वानों से अटैच करके ये सवाल लिए हैं, ठीक है ना। मतलब 2-2, 3-3 घंटे जो आप लेक्चर लेते हो ना विद्वानों के बड़े बड़े, वो 3-3 घंटे का लेक्चर लेकर फिर इसको आपके इस आधे घंटे में मैंने समाहित करने की कोशिश की है ताकि आपका समय बच सके। अगर आप फिर भी आपको ये प्रयास पसंद नहीं आता है तो आप शायद या तो मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान हैं और मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन दोस्तों ये कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि शायद मेरी वजह से अगर कुछ किसी को मदद मिल जाए तो मेरे लिए ये एक सदका जारिया है, ठीक है। तो अगर मेरी ये मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो मेहरबानी करके इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक भी कर दिया करें। यहाँ 250-250, 300 लोग इस वीडियो को देखते हैं, मुश्किल से 30-40 लाइक आते हैं। क्या लगता है, मुझे नहीं समझ में आता है, उनके कोई खर्चा लगता है कि लोगों के। खैर छोड़िए, हमारा प्रयास ऐसे ही रहेगा, कंटेंट
पढ़ के अगर दिल में उसके तसल्ली हो रही है कि भाई मेरे काम आ रहा, वही काफ़ी है हमारे लिए। बस कमेंट ज़रूर कर दिया करो कि दोस्तों प्रयास इस जो हमारा जो कंटेंट है इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है या सिर्फ यही पैटर्न रखें, इस पे आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।